क्या आप भी करना चाहते हैं आईटीजी की कोचिंग, वो भी फ्री में? अब ना हॉस्टल का खर्चा और ना कोचिंग की हैवी फीस आपके सपनों को पाने में रुकावट नहीं बनेगी, क्योंकि सुपरविजन इंस्टीट्यूट लेकर आया है आईआईटी जेईई और बोर्ड की फ्री क्लासेज। अब सारे कॉन्सेप्ट सुपरविजन जंक्शन यूट्यूब चैनल पर, और सारी वैरायटी जो एग्जामिनर पूछ सकता है, और वो क्वेश्चन जो आपको बहुत सी बुक शीट्स लगाने पर भी नहीं मिल पाते और एग्जाम में आ जाते हैं, वो सब स्पेशल क्वेश्चन मिलेंगे कोटा कानपुर जंक्शन यूट्यूब चैनल पर, वो भी फ्री। आपको सिर्फ अपने 2 फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करवाना है, बस यही है। सुपरविजन इंस्टीट्यूट की फीस तो अब किसका वेट, सब्सक्राइब करो और सिर्फ अपने सिलेक्शन पर फोकस करो। बाय बादल सर एंड टीम। हाँ, तो चलिए स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ते हैं क्या, रोटेशनल थ्योरम। रोटेशनल थ्योरम क्या कहती है कि अभी तक हमने एक्चुअल में रोटेशनल थ्योरम आई क्यों, ये पहले देख लेते हैं। अभी तक हम क्या रहे थे कि अभी तक हम पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक के पार्ट 2 में, जो उसने ज्योमेट्री का पोर्शन बताया था कि ऑर्गेनिक क्या बताया कि ज्योमेट्री की पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेके आ गए। तो पहले हमने पढ़ा क्या, पॉइंट से रिलेटेड जितने भी कुछ कॉन्सेप्ट थे वो सारे पढ़ लिए। पॉइंट से रिलेटेड मतलब सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट, ट्रायंगल, स्ट्रेट लाइन, इस तरीके से जितने भी बनते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं कहाँ तक पहुंच गया था, मैं स्ट्रेट लाइन तक पहुंच गया था, ठीक है ना। अब बात आती है कि स्ट्रेट लाइन को टिल्ट करने की, अब स्ट्रेट लाइन को घुमाने की बात आती है कि स्ट्रेट लाइन तक तो हमने बना लिया, स्ट्रेट लाइन के सारे इक्वेशंस भी कर लिए, सारे कॉन्सेप्ट भी देख लिए कि इस टाइप की इक्वेशन कैसी होती है, पैरामीटर की इक्वेशन कैसी होती है, नॉर्मल इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की कैसी होती है। अब हम देखने वाले हैं रोटेशनल थ्योरम, जिसको दिया था कोनिस मेथड ने, कोनिस ने दिया था, उसका नाम क्या था, कोनिस। तो इसलिए इसका नाम रख देते हैं हम रोटेशनल या इसको बोल सकता हूं मैं कोनिस थ्योरम, रोटेशनल या कोनिस थ्योरम, ठीक है ना। ये बंदा क्या था, बड़ा बिंदास बंदा था। ये बंदा बड़ा बिंदास था। इसने सिर्फ सिंपल इतना कहा, इसने थ्योरम में अपने ये बताया कि आप देखो, इधर से मैं बताता हूं बाय पार्ट वाइज पार्ट, ठीक है। ये थोड़ा छोटा बन गया, पार्ट वाइज पार्ट बताता हूं। क्या देखिए, इसने एक डायग्राम बनाया। इसने बोला ये कोई पॉइंट है और ये कोई पॉइंट है, ठीक है ना, और दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है ना, और ये कोई पॉइंट है। एक को नाम रख दिया उसने Z1, इसको नाम रख दिया उसने Z1, इसको नाम रख दिया इसने Z2 एंड इसको नाम रख दिया इसने Z3, ठीक है ना। और इन दोनों के बीच में उसने क्या रख दिया ना, एक अल्फा एंगल रख दिया। क्या रख दिया, एक अल्फा एंगल रख दिया, ठीक है ना। अब उसने बोला क्या कि अब देखिए आपकी, अगर मैं किसी भी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मैं पोलर फॉर्म में लिखता हूं, तो मैं क्या लिखता हूं, Z इक्वल टू R सिस थीटा, फिर थीटा, ठीक है ना, थीटा 1, Z इक्वल टू R सिस थीटा। तो अगर मुझे लिखना है कॉम्प्लेक्स नंबर को, R क्या होती है, वो उधर से उसकी डिस्टेंस, ठीक है ना, उस कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस, ठीक है ना, एक पॉइंट से 2 पॉइंट तक की भी इसकी डिस्टेंस। तो अगर मैं बोलता हूं इसको क्या कि Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू मॉड Z2 माइनस Z1 और सिस थीटा 1, मैंने इसको मान लिया कि ये x एक्सिस से कुछ थीटा एंगल पे होगा। ये जो लाइन है वो x एक्सिस से थीटा एंगल पे होगा। अभी मैं x एक्सिस से बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसको, ये पूरा डायग्राम 2D में है और ये पूरे प्लेन में बात हो रही है कि ये किसी प्लेन पे ये दो लाइनें हैं, एक ये लाइन है Z2 एंड ये इसका कोऑर्डिनेट कितना है Z3, ठीक है ना। ये दो लाइनें हैं, ये आपस में इतना एंगल बना रही हैं, ठीक है ना, ये दोनों इतना एंगल बना रही हैं, अल्फा एंगल बना रही हैं, क्लियर। तो अब मुझे बताना है कि इन दोनों की, इनके सब के बीच में रिलेशन कैसे बनेगा, ठीक है ना। और अब मैं बताऊंगा ये वाला Z3 माइनस Z1, तो मैंने क्या किया, Z3 माइनस का Z1, तो ये भी लाइन कुछ एंगल बना रही होगी, तो इसको भी रख दिया Z3 माइनस का Z1 सिस थीटा 1, क्लियर, थीटा 2, ये थीटा 2 एंगल बना रही होगी, क्लियर। अच्छा, अब जब मैं दोनों इक्वेशंस को डिवाइड मारूंगा, ये इक्वेशन मैंने फर्स्ट बोल दी, ये इक्वेशन मैंने सेकंड बोल दी, अगर मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड मारूंगा तो मुझे मिलेगा क्या, Z2 माइनस, अच्छा इधर लिख देता हूँ,
डिवाइड मारूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, Z2 माइनस Z1 अपॉन Z3 माइनस Z1 इक्वल टू Z2 माइनस Z1 का मॉड अपॉन Z3 माइनस Z1 का मॉड, और अपॉन में जो चल रहा होगा वो एक्चुअली में मिलेगा सिस θ1 माइनस का θ2, क्योंकि सिस θ1 अपॉन सिस θ2 क्या होता है, सिस θ1 माइनस का θ2। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, तो अब जो ये जो θ1 माइनस का θ2 है वो क्या है, वो उसी को हमने बोला है अल्फा। ये दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा था, दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको मैंने नाम क्या दिया है, अल्फा। तो इसको मैं बोल सकता हूं Z2 माइनस Z1 अपॉन Z3 माइनस Z1 इक्वल टू मॉड में Z2 माइनस Z1 अपॉन Z3 माइनस Z1 और सिस अल्फा। ये मेरा बन गया। ये थ्योरम किसने दी, कोनिस भैया ने दी, और उसको बोल दिया उन्होंने रोटेशनल थ्योरम कि हम एक लाइन को दूसरे लाइन के ऊपर लेके आते हैं, ठीक है ना। एक लाइन जैसे हम कंपोनेंट निकालते हैं ना, कि एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर की तरफ कंपोनेंट निकालते हैं, ठीक है ना। तो एक्चुअल में ये है क्या, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये क्या है, फाइनल है। फाइनल लाइन को मैं इनिशियल लाइन के ऊपर लेके आया हूँ, तो इसको बोलूंगा Z2 माइनस Z1 मॉड cos थीटा, यही तो बोलता हूँ, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, फाइनल यूनिट वेक्टर, ये है ना, फाइनल यूनिट वेक्टर। और ये क्या है एक्चुअल में, ये इनिशियल यूनिट वेक्टर, ये क्या है, इनिशियल यूनिट वेक्टर है। क्लियर, तो इतनी बात समझ में आ गई कि ये थ्योरम किसने दी थी, कोनिस भाई ने दी थी। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन से एक देख लेते हैं कि आपको बोला गया है क्या, कि एक क्वेश्चन दिया गया था, इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया है। चलिए, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है इक्विलेटरल ट्रायंगल के रिलेटेड, वो देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। ये कोनिस है। अब कोनिस के थ्रू दो तीन चीजें आएंगी, कोनिस ने क्या क्या चीजें बताई ये देखते हैं, ठीक है ना। तो कोनिस ने बोला कि भैया मान लीजिए कि ये मेरा कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है ना, छोटा है कि बड़ा है देख लीजिएगा। अच्छा, यहां पर मैंने कोई सेंटर माना, इसके तीन वेक्टर इसके सरकमफ्रेंस पे हैं, ठीक है ना, इसके तीन वेक्टर इसके सरकमफ्रेंस पे हैं। तो अगर मैं इसके तीन वेक्टर सरकमफ्रेंस पे हैं, ज्यादा एंगल है 2π/3 एंगल होना चाहिए क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है ना। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल ये बनेगा, ठीक है ना, तो एंगल कितना आएगा 2π/3, 2π/3 और 2π/3। मैंने मान लीजिए कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये तो कोई ट्रायंगल है, ठीक है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो दोनों के बीच में अगर 120 है तो दोनों के बीच में कितना एंगल होना चाहिए, 60 वो सॉरी 120 एंगल है, तो मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं, सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल। मान लीजिए कोई सर्कल है और सर्कल का क्या है, ये सेंटर है और सेंटर के तीन वर्टेक्स में मिलाऊंगा तो इनके बीच में एंगल कितना दिया है, 2π/3 दिया है, ठीक है ना। इसको मैंने ए पॉइंट मान लिया, इसके कोऑर्डिनेट कितने दिए हैं, z दिए, ठीक है ना। इसका कितना दिया है, सॉरी z1 मान लेता हूँ, ठीक है ना। इसके कोऑर्डिनेट कितने दिए हैं, बी पॉइंट के, बी पॉइंट इसको मान लेता हूँ, बी पॉइंट के दिए हैं z2 और इसके कितने दिए हैं z3, इसको सी पॉइंट मान लिया। क्लियर। अच्छा, अब देखिए कि ये क्या है एक्चुअल में, ये क्या है, ऑरिजिन है, ऑरिजिन मतलब z0 है। क्लियर, ये क्या है, ऑरिजिन है। अब ऑरिजिन है तो इसके कोऑर्डिनेट भी 0,0 होंगे, ठीक है। मान लिया इसके कोऑर्डिनेट कितने के हैं, 0,0 है। अगर मैं बोलता हूं कि फाइनल इसको मुझे इस तरफ लेके आना है, इसका और इसके बीच की बात चल रही है, अभी मान लीजिए रोटेशनल थ्योरम किस में अप्लाई हो रही है, इन दोनों के बीच में अप्लाई हो रही है, ठीक है ना। तो इसको मैं कैसे करूंगा, Z2 माइनस का 0 इज इक्वल टू, फाइनल ये था, इनिशियल क्या आएगा, Z1 माइनस का 0 और सिस 2π/3। ये तो हो गई पहली इक्वेशन। क्लियर। अच्छा, दूसरा क्या है, अब इन दोनों के बीच में बात आ जाए तो कैसे करूंगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं पहले इसी को सॉल्व कर लेता हूं, तो Z2 इज इक्वल टू Z1 और cos 2π/3 माइनस का sin 2π/3, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्चुअल में ओमेगा के बराबर हो जाएगा। क्या ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, -1/2 प्लस -√3/2 I√3/2, ठीक है ना। तो ये किसके बराबर हो गई, ओमेगा के बराबर होगा। ये इक्वेशन मुझे फर्स्ट
मिल गई। क्लियर? अच्छा, अब दूसरा मैं करने वाला हूँ क्या, Z2 और Z3 के बीच में करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए। मुझे क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए। और आपको Z1 की वैल्यू दी गई है, उसमें Z1 की वैल्यू क्या दी गई है, सॉरी गिवन है Z1 की वैल्यू 1 प्लस आई, ठीक है ना, 1 प्लस आई Z1 की वैल्यू गिवन है आपको, ठीक। अच्छा, दूसरा एंगल देखते हैं, दूसरी इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है ना, Z2 और Z3 के बीच में। तो ये क्या है, फाइनल है, तो Z3 माइनस का जीरो इक्वल टू Z2 माइनस का जीरो और सिस 2π/3, यहां पर भी हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, तो अब देखिए Z3 मेरा क्या मिलेगा, Z2 इंटू ओमेगा, ये भी ओमेगा मिलेगा क्योंकि सिस 2π/3 की वैल्यू कितनी है, ओमेगा के बराबर। और हमने ये क्या मिल गया, मुझे सेकंड इक्वेशन मिल गई। क्लियर? मुझे क्या निकालना था, अब देखते हैं क्या निकालना है। Z3 थर्ड कोऑर्डिनेट और सेकंड कोऑर्डिनेट चाहिए, सेकंड कोऑर्डिनेट और थर्ड कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है ना। मुझे एक कोऑर्डिनेट पता था 1 प्लस आई, और ये मुझे पूरा डायग्राम दिया था, सर्कम सेंटर दिया था, और इनके बीच में क्या दिया गया है, 3 कोऑर्डिनेट दिए गए हैं जो वर्टिसेस पे हैं। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आपको। तो और चूंकि हमने फर्स्ट इक्वेशन बाय फर्स्ट Z2 इक्वल टू क्या है, Z1 ओमेगा है, मैं इसमें पुट कर दूंगा, पुट इन फर्स्ट। मैंने फर्स्ट में पुट किया तो Z3 मुझे क्या मिलेगा, Z1 इंटू ओमेगा, तो ये Z3 कितना मिल जाएगा मुझे, Z1 का ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना, Z1 का ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा होता कितना था, -1/2 प्लस माइनस i√3/2, ये उसकी वैल्यू थी। और ओमेगा स्क्वायर की क्या होती, -1/2 माइनस i√3/2, -1/2 माइनस i√3/2, ठीक है ना। तो ये वैल्यू मिल गई हमें, दो वैल्यू मिल गई, ठीक है ना। अब Z1 की वैल्यू हमें पता है और Z1 की वैल्यू हमें 1 प्लस आई पता है, ठीक है। तो अब मैं Z1 की वैल्यू जब इसमें रखूंगा तो मुझे Z3 के भी कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे और मुझे Z2 के भी कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बाय रोटेशनल थ्योरम, बाय कोनिस की हेल्प से। अब कौन आया, कोनिस आया था इस वेक्टोरियल के बाद कौन आया, कोनिस आया। तो कोनिस ने क्या बताया कि वेक्टोरियल के बाद क्या आया, कौन आया, कोनिस ने बताया कि मैं एक लाइन को, ये किसमें पढ़ रहे हैं हम, कोनिस ये आर्गेंड में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। तो आर्गेंड के अंदर आया कोनिस थ्योरम, इसलिए मैंने अलग से पार्ट नहीं बनाया वीडियो का, पार्ट नहीं बनाया थ्योरी में, मैंने इसी के अंदर पढ़ाया हुआ है कोनिस थ्योरम। अब इस कोनिस थ्योरम की हेल्प से क्या क्या चीजें होती हैं वो चीज देख लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन और देखता हूं मैं, ठीक है ना। ये समझ में आ गया, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू रखनी है, मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर में पहले बताई थी, ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, दोनों की वैल्यू इसमें वैल्यू रखी है। Z1 की वैल्यू दी है 1 प्लस आई, और वैल्यू दोनों Z2 और Z3 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। क्लियर? समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन समझ में आएगा कि क्या कोई दिया गया है, कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया था, मान लीजिए ये दिया गया था, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया था जिसमें से Z1 के कोऑर्डिनेट और Z2 के कोऑर्डिनेट हमें, सॉरी Z2 और Z3 के कोऑर्डिनेट निकाले थे, Z1 के कोऑर्डिनेट हमें पता थे। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, अगर बोला गया है ए पॉइंट मुझे दिया गया है 1,0 एंड बी पॉइंट दिया गया है कितना, बी पॉइंट दिया गया है 2,1, और आपसे बोला गया है AB is rotated by an angle of 15 डिग्री। क्वेश्चन क्या है, AB is rotated by an angle 15 डिग्री। AB को क्या करना है, AB को 15 डिग्री रोटेट करना है, किस पर करना है, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंगल ऑफ 15 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज समझ लीजिए कि अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता हूं तो मेरा एंगल क्या होगा, पॉजिटिव बनेगा एम्पलीट्यूड, और अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता हूं तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। समझ में आया कि कभी बच्चे एंगल निकालने में गलती कर देते हैं एम्पलीट्यूड के। क्लियर? चलिए, तो अगर मुझसे बोल रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मुझे जो ये 15 डिग्री मतलब π/12 लिया है ना, इस एंगल को मुझे पॉजिटिव लेना पड़ेगा, इसलिए उसने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोला है। समझ रहे हो?
अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता तो मैं यहाँ पे जो सिस अल्फा लिखते हैं ना, तो सिस अल्फा की जगह -15 लिखते हैं, हम -π/12 लिखते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये डायरेक्शन का लिखना बहुत जरूरी है। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए, तो अब क्वेश्चन में बोल रहा था कि अगर मुझे AB को रोटेट करना है, तो मान लीजिए ये डायग्राम मिटा देता हूं मैं। मान लीजिए कि ये मेरी कोई लाइन है AB और A पॉइंट दिया गया है 1,0 और B पॉइंट कितना दिया गया है 2,1। अब इसको मुझे रोटेट करना है, मान लीजिए लेट्स सी, मुझे C लाइन पे रोटेट करना है और इनके बीच में एंगल दिया है थीटा या अल्फा, इनके बीच में कोई एंगल अल्फा एंगल बनेगा। क्लियर? अच्छा, अल्फा एंगल सॉरी 15 एंगल बोल रहा है भी रोटेटेड बाय एन एंगल एंटी क्लॉकवाइज, तो सॉरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो ये B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। ठीक है ना? 2,1 जब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा तभी तो 15 डिग्री जाएगा। क्लियर? तभी तो पॉजिटिव डिग्री जाएगा। तो अब मैं बोलूं तो ये जाके पहुंच कहां रहा है, मतलब फाइनल कहां पहुंच रहा है? फाइनल पहुंच रहा है AC पर। फाइनल कहां पहुंच रहा है? AC पर। ठीक है ना? तो अगर मैं A को कोऑर्डिनेट लिख दूं Z1, B को लिख दूं Z2 और इसको लिख दूं Z3, तो मुझे Z3 अब देखता हूं कि क्या रिलेशन बनेगा। AC की डायरेक्शन में जाना है किसको? इनिशियल AB की डायरेक्शन को मैं इनटू सिस 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लियर? यही तो उसने बोला था रोटेशनल कोइंसिडेंट है। ठीक है ना? तो AC की डायरेक्शन है। अच्छा, AC को अगर मैं ये यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखा हुआ है और एक्चुअली में यूनिट वेक्टर ही है। ठीक है ना? इसको मैं यूलर मेथड से भी कर सकता हूँ। ठीक है ना? यूलर मेथड से कर सकता हूँ, मतलब इसको वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ AC अपॉन AC वेक्टर अपॉन मॉड AC वेक्टर। ठीक है ना? इससे भी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने आपको भी ये इस तरीके से बताया है पोलर फॉर्म में, तो मैं पोलर फॉर्म के ही लिख रहा हूँ। ठीक है ना? सिस अल्फा इक्वल टू E और I थीटा होता है, I अल्फा होता है, तो मैं इसको इधर कन्वर्ट कर दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। अगर किसी नोट्स में आपको मिल जाए E की पावर I थीटा I15 डिग्री मिल जाए तो आप घबराइएगा मत कि सर आपने सिस वाला बताया था, उन्होंने E की पावर बता दिया, तो परेशान मत होना, ये कन्वर्ट किसी भी नोट्स में अलग अलग नोट्स में होते रहते हैं। ठीक है ना? चलिए, तो अब बात आती है कि AC वेक्टर, तो ये इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? Z3 मतलब AC की डिस्टेंस कैसे निकालूंगा? Z3 माइनस का Z1 इक्वल टू Z2 माइनस का Z1 इनटू सिस π/12 सिस π/12। अच्छा, AB की डिस्टेंस तो मुझे पता है, AB की डिस्टेंस तो मुझे पता है, मतलब AB इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ये तो निकाल सकता हूं ना मैं। 2 माइनस का 1 1 I कैप, 1 माइनस का 0 1 J कैप, सॉरी हाँ 2 माइनस का 1 Z2 माइनस Z1 दिया ना, तो रियल माइनस का रियल हो जाएगा और इमेजिनरी माइनस का इमेजिनरी हो जाएगा। क्लियर? तो Z3 माइनस का Z1, Z3 मुझे पता नहीं है और Z1 मुझे पता है। ठीक है? तो Z3 माइनस का इसका रियल पार्ट कितना है? ओनली 1 है। ठीक है ना? 0 इधर पे है ही नहीं, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? Z3 माइनस का, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देता हूँ, Z3 माइनस का 1 प्लस 0 I बोल सकता हूँ अभी आपको समझाने के लिए। क्लियर? इक्वल टू Z2 कितना दिया था? Z2 माइनस का Z1 है, हाँ, तो यहाँ पर कितना जाएगा? 1 प्लस 1 माइनस का 0, हाँ 1 प्लस का I इंटू सिस π/12 ठीक है ना? अच्छा, अब इसकी वैल्यू अगर मुझे यहाँ से वैल्यू π/12 cos थीटा प्लस I sin थीटा में थीटा की वैल्यू π/12 रख दूंगा, तो इधर से वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ नहीं निकाल सकता हूँ? ठीक है ना? निकाल सकता हूँ नहीं? cos π/12 वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री वाला वीडियो देखिएगा cos π/12 की वैल्यू कैसे निकालते हैं। cos π/12 मतलब cos 15 निकालना है, तो कितना निकलेगा? 45 माइनस का 30। अब 45 माइनस का 30 निकाल को जो वैल्यू निकल के आएगी cos A माइनस B निकाल के वैल्यू निकालना, वैल्यू निकालने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको रख देना, रखने के बाद इसको इधर भेज देना और Z3 के कोऑर्डिनेट में मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ये क्वेश्चन भी सिंपल था। तो रोटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन समझ में आ गया, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। अब बात करते हैं दूसरी हेडिंग पे। ठीक है ना? चलिए, मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? ये तरीके बता दिए हैं आपको, मैं कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, सीधी चीजें हैं, आंसर आ जाएगा, आप मैच कर लीजिएगा। ठीक है? अच्छा, इसका आंसर बता दूं आप लोगों को। हाँ, इसका आंसर आ रहा है
इसका आंसर हाँ सॉरी हाँ जेड माइनस का 1। अच्छा इसमें यूलर फॉर्म के फॉर्म में दिया हुआ है, तो यूलर फॉर्म में आ रहा था, इतना आ रहा है आंसर जेड माइनस का 1 इक्वल टू रूट 2 ई की पावर आई पाई बाई 3। तो पाई बाई 3 cos थीटा प्लस आई sin थीटा मतलब 6 पाई बाई 3 वहाँ पे हो जाएगा। तो इसको मैं बोल सकता हूँ, ऐसा ही बोल सकता हूँ रूट 2 6 पाई बाई 3। क्लियर? तो ये वैल्यू निकल के आएगी। चलिए तो अब रोटेशनल थ्योरम की नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग क्या कहती है? हाँ नेक्स्ट हेडिंग क्या है रोटेशनल में? इसने लोकस के बारे में भी बताया कि लोकस मतलब पाथ के बारे में बताइए। तो एक हेडिंग और बना देते हैं, लिख देते हैं लोकस किस फॉर्म में? रोटेशनल के फॉर्म में। रोटेशनल के फॉर्म में अगर पूछ रहा है, एम्पलीट्यूड निकालने के लिए पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे? एक मेरे लाइन ये दी गई, एक ये दी गई, ये Z1 है, ये Z2 है, ये Z3 है। क्लियर? ये Z1 है, ये Z2 है, ये Z3 है, और यहाँ से इसका एंगल कितना दिया गया है? थीटा दिया गया है। ये कितना निकलेगा? Z2 माइनस का Z1, और ये कितना निकलेगा? Z3 माइनस का Z2। क्लियर? ठीक है। अच्छा अब दोनों के बीच में ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अच्छा अब मुझे निकालना है कि एम्पलीट्यूड निकालना है, थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना? तो अब देखिए आपकी ये एक्चुअल में क्या है? ये फाइनल है, फाइनल को इनिशियल की तरफ लेके आना है। ठीक है ना? तो ये फाइनल यूनिट वेक्टर बोल सकता हूं मैं, इसको इनिशियल यूनिट वेक्टर बोल सकता हूं। तो फाइनल यूनिट वेक्टर मतलब Z2 माइनस का Z1 बोल दूं। ठीक है ना? Z2 माइनस का Z1 इक्वल टू Z3 माइनस का Z2 सेस थीटा, है ना? सेस थीटा। तो यहां पर वैल्यू कितनी हो जाएगी सेस थीटा की? Z2 माइनस Z1 अपॉन Z3 माइनस Z2। अच्छा, और अब cos सेस थीटा मतलब कितना दिया गया है? cos थीटा प्लस आई sin थीटा। अब यहां से वैल्यू निकालनी है हमें, किसकी? एम्पलीट्यूड की वैल्यू निकालनी है। तो थीटा की वैल्यू ध्यान रखिएगा बाय सॉल्विंग थीटा मतलब एम्पलीट्यूड की वैल्यू हमारी निकल के आती है, हाँ थीटा मतलब एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी निकल के आती है? Z1 माइनस का Z0। अच्छा उन्होंने Z0 बोल दिया, ठीक है ठीक है। हाँ तो Z1 माइनस का Z2 Z1 माइनस का Z0 अपॉन Z2 माइनस का Z0। अच्छा ठीक है। अच्छा इन्होंने क्या किया? इसको Z0, इसको Z1 माइनस का Z0 बोल दिया। ठीक है, इसको Z2 बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जहाँ पे 3 लिखा था वहाँ पर 2 हो जाता है, जहाँ पर 3 लिखा था वहाँ पर 2 हो जाएगा, और जहाँ पर 2 लिखा था वहाँ पर फिर से कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, तो अब देखिए ये क्या है मेरा? Z0 है, ये Z1 है, ये Z2 है। तो फाइनल कितना होगा? Z1 माइनस का Z0 इक्वल टू Z2 माइनस का Z0 और सिस थीटा। ठीक है ना? ये Z2 माइनस का Z0 है, ठीक है ना? और ये कितना है? Z1 माइनस का Z0। क्लियर? ये Z1 माइनस का Z0 है, इधर से देखिए Z1 पॉइंट हो गया, इधर देखिए ये Z1 हो गया, ये Z0 हो गया, ये Z2 हो गया। क्लियर? अब इन दोनों के बीच की ये क्या निकालूंगा? तो Z1 माइनस का Z0 हो जाएगा, ये लिख दिया फाइनल यूनिट वेक्टर माइनस इक्वल टू इनिशियल यूनिट वेक्टर सिस थीटा। अब थीटा की सिस थीटा की वैल्यू निकालना है मुझे। सिस थीटा क्या निकलेगा? Z1 माइनस का Z0 अपॉन Z2 माइनस का Z0। तो थीटा मतलब एम्पलीट्यूड कितना निकलेगा मेरा? Z1 माइनस का Z0 अपॉन Z2 माइनस का Z0। क्लियर? तो यहां से हमने क्या देखा कि एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हैं, मतलब एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हैं। क्लियर? Z1 माइनस का Z0 अपॉन Z2 माइनस का Z0। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आता है, क्वेश्चन देख लेते हैं कैसा आता है। चलिए तो एम्पलीट्यूड के बाद क्या करते हैं? एक क्वेश्चन दिया गया था, Z इज ए वेरिएबल पॉइंट। Z हमारा क्या है? वेरिएबल पॉइंट दिया गया है, ठीक है ना? एंड Z1 एंड Z2 क्या है? फिक्स्ड पॉइंट है।
Z1 एंड Z2 क्या दिए गए हैं, हमें फिक्स्ड पॉइंट दिए गए हैं। और एम्पलीट्यूड मतलब थीटा कितना दिया गया है, थीटा मतलब कितना दिया गया है, Z माइनस का Z2 अपॉन Z माइनस का Z1 ये दिया गया है। और हमसे पूछ क्या रहा है, लोकस ऑफ Z, तो फाइंड लोकस ऑफ Z, फाइंड लोकस ऑफ Z, फाइंड लोकस ऑफ Z, हमसे लोकस ऑफ Z पूछ रहा है, ठीक है ना। चलिए एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर ये चीज ध्यान नहीं रखेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस गलत होते जाएंगे। क्या कि ये क्या है, डिनोमिनेटर है, सॉरी हाँ न्यूमरेटर है, और ये क्या है हमारा पॉइंट, डिनोमिनेटर है, ठीक है ना। ये क्या है, डिनोमिनेटर, ये क्या है, डिनोमिनेटर है। तो ये याद रखिएगा कि एसबीओ मेथड, ठीक है ना, एसबीओ मेथड क्या कहता है, अगर करेक्ट आंसर लाना है वन टाइम में, एक बार में करेक्ट आंसर लाना है, वरना आप बच जाओगे, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखिए लेफ्ट में डिनोमिनेटर और राइट में न्यूमरेटर, ठीक है ना, राइट में न्यूमरेटर, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए मैं अगर डायग्राम बनाता हूं, अब डायग्राम का ही खेल है सारा। अगर मैंने यहां पर देखिए न्यूमरेटर क्या है, Z2 है, तो मैंने क्या बताया, यहां पर क्या रखता हूं मैं, लेफ्ट, अपने के लेफ्ट में क्या रखूंगा, अपने के लेफ्ट में क्या रखूंगा, डिनोमिनेटर रखूंगा, और यहां क्या रखूंगा, न्यूमरेटर रखूंगा। ये दो चीजें ध्यान रखिएगा स्पेशली, ठीक है ना। अगर आप इधर को अगर कर दोगे तो आंसर चेंज आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे, Z1 है, ठीक है ना, और यहाँ पर डिनोमिनेटर कितना है, Z2 है, और Z1 हमें कितना दिया गया था क्वेश्चन में सॉरी Z1 गिवन है क्या, हाँ क्वेश्चन में गिवन था, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, सॉरी आपसे लोकस ऑफ Z पूछा था, हाँ तो लोकस ऑफ Z पूछा है, ठीक। तो अब Z क्या है, हमारा वेरिएबल पॉइंट था, तो हमने मान लिया यहाँ पर मेरा कोई Z वेरिएबल पॉइंट है जो घूम रहा है, कहीं पर भी है, ठीक है ना। और ये दोनों क्या है, बंधे हुए हैं, फिक्स है, ये दोनों चिपके हुए हैं, ये कहीं मूव नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो अब देखिए कि अगर इसके बीच में ये एंगल बोला जाए थीटा, यही तो थीटा एंगल होगा, ठीक है। अगर मैं इन तीनों पॉइंट के बीच में से एक ज्वाइन करता हुआ एक सर्कल बनाऊं, तो मैं देखूंगा कि ये मेरा क्या है, ये एक सर्कल की कॉर्ड टाइप का बन रहा है, और ये क्या है, ये मूवेबल है, क्या बन रहा है, ये मूवेबल है, तो यहां पर भी थीटा बनेगा और यहां पर भी थीटा बनेगा। तो एक्चुअल में जेड हमारा घूम कहां रहा है, जेड घूम रहा है कहां पर, आर्क पे घूम रहा है, सर्कल की आर्क पे घूम रहा है, तो इसलिए लोकस क्या हो जाएगा, आर्क ऑफ सर्किल, ये क्या बन जाएगा, सर्किल की आर्क पे घूम रहा है, इसलिए लोकस क्या हो जाएगा, आर्क ऑफ सर्किल। क्लियर। आप इसी पे डिपेंडेंट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए ये चीज ध्यान रखिएगा बहुत स्पेशली, ठीक है ना, इसी पे आप देखिए खेल कैसा चेंज हो जाएगा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, ठीक है ना। तो अब मुझे करना क्या था कि Z1 एक क्वेश्चन दिया गया मुझे कि Z1 की वैल्यू क्या दी गई है, 8+4i, Z2 की वैल्यू दी गई है 6+4i, और इन दो ये दोनों क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है, और एम्पलीट्यूड क्या दिया है, Z1 और Z2 का क्या दिया है, π/4 दिया है। और अभी मैंने जस्ट प्रीवियस अभी क्या पढ़ा कि Z2 क्या है, डिनोमिनेटर है यहाँ पर, और Z1 क्या है, न्यूमरेटर है। पहले वाले केस में क्या था, Z1 यहाँ पर, Z2 यहाँ पर था, Z1 यहाँ पर था। क्लियर। तो हमने डिनोमिनेटर को क्या रखना है, हमेशा लेफ्ट में रखना है, अपने से लेफ्ट में रखना है, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पर डिनोमिनेटर को लेफ्ट में रखूंगा, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर कितना है, 6+4i, जिसको मैंने Z2 बोला है, और यहाँ पर क्या है, न्यूमरेटर है, जिसको मैंने 8+4i बोला है, और ये क्या है, Z1 है, ठीक है ना। अच्छा अभी मैंने देखा एम्पलीट्यूड किस तरीके से निकालते हैं, दो पॉइंट ये हमारे फिक्स्ड हैं, और हमने मान लिया कि ये हमारा दो पॉइंट से एम्पलीट्यूड कितना बन रहा है, यहाँ पर π/4 बन रहा है। क्लियर। तो अब तीनों पॉइंट से मिलाता हुआ एक अगर मैं सर्कल बना दूं, अगर मैं क्या बना दूं, एक सर्कल बना दूं, और ये हमारी क्या हो जाएगी, फिक्स्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक कॉर्ड बन जाएगा। क्लियर। ये क्या बन गई, हमारी एक कॉर्ड बन गई। क्लियर। देखिए ये क्या है, हमारा एक कॉर्ड बन गई। क्लियर। अच्छा अब मुझे करना क्या था कि मुझे बाय रोटेशनल थ्योरम निकालना है। अब रोटेशनल थ्योरम निकालना है तो पहले मैं देख लेता हूं कि सर्कल है तो सर्कल का सेंटर भी होगा, और सर्कल का सेंटर है तो सर्कल का सेंटर, अब मैंने सर्कल की प्रॉपर्टी क्या पढ़ी है कि सरकमफ्रेंस पर जितना एंगल बनता है उसका जस्ट डबल एंगल कहां बनता है, सेंटर पर बनता है, ठीक है ना। तो अगर मैं सेंटर पर एंगल बनाऊंगा तो सेंटर पर एंगल कितना बनेगा, π/2, कितना बनेगा, π/2। क्लियर। तो अब मुझे देखना है, ठीक है,
तो जेड माइनस ये समझ में आ गया, ये इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, सेंटर में कितना एंगल बन रहा है, π/2। ये π/2 एंगल बना, अब मुझे लगाना है बाय रोटेशनल थ्योरम, बाय रोटेशनल थ्योरम, जिसको हमने कोनिस थ्योरम बोला था। तो वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि फाइनल यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू इनिशियल यूनिट वेक्टर सिस थीटा, यही तो बोलता है। तो फाइनल यूनिट वेक्टर कितना है हमारा क्या करते हैं हम, जेड माइनस का, इसको अगर ये जेड पॉइंट है और इसको मैं क्या मान लूं, जेड डैश मान लूं, क्लियर, इसको जेड डैश मान लेता हूं, तो ये जेड डैश कितना हो जाएगा मेरा, ये जेड माइनस का 8 माइनस का 8 प्लस का 4i इज इक्वल टू जेड माइनस 6 प्लस 4i और पूरे का सिस π/2, और सिस π/2 की वैल्यू निकालेंगे तो cos थीटा प्लस sin थीटा, और cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है 0 और sin π/2 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ पर वैल्यू टोटल कितनी आएगी i सॉल्व करने पर, ठीक है ना। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो z माइनस का 8 प्लस 4i इज इक्वल टू यहाँ पर zi माइनस 6i और यहाँ पर कितना आएगा प्लस का 4। जब मैं zi को इधर लेके आऊंगा तो z कॉमन ले लिया 1 माइनस का i, यहाँ पर कितना बचेगा, ये 4i है, यहाँ जाएगा तो नेगेटिव मिल जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा ये हाँ माइनस का 10i और यहाँ पर ये कितना बन जाएगा, हाँ ये कितना बन जाएगा 8, तो यहाँ कितना बन जाएगा प्लस का 12, क्लियर। अच्छा अब मैं क्या करना है, मुझे इसका कंजुगेट मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है कंजुगेट मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ माइनस आएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे माइनस आएगा तो ये कितना बन जाएगा माइनस का 2i, माइनस का 2i, यहाँ माइनस का 2i बचा, तो 12 माइनस का 2i, तो z इक्वल टू क्या ले सकता हूँ 12 माइनस का 2i अपॉन 1 माइनस का i। अब मैं इसका रेशनलाइजेशन कर दूं इनटू 1 प्लस का i, तो यहाँ पर वैल्यू में कितनी मिलेगी देखते हैं, 12, 1 का मल्टीप्लाई 12 में किया, 1 का मल्टीप्लाई माइनस 2i में करेंगे तो माइनस का 2i, फिर i का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा प्लस का 12i, और यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा प्लस का 2 अपॉन यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी a माइनस b प्लस b कितना आएगा 2, मतलब a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर करेंगे, i स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई है +1, i स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई -1, ठीक है ना। तो अब मैं z की वैल्यू निकालने वाला हूँ, यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी 12 प्लस 2 कितना हो गया 14, और यहाँ पर कितना आएगा 12 माइनस का, तो यहाँ कितना आएगा प्लस का 10i/2, तो इसको जब सॉल्व करूंगा तो यहाँ कितना आएगा 7 प्लस का 5i। तो यहाँ पर मतलब मुझे z की वैल्यू कितनी मिली, यहाँ पर z की वैल्यू कितनी मिल रही है 7 प्लस का 5i। इसका मतलब जो z डैश हमें जो सेंटर मिला हुआ है ये z डैश एक्चुअल में ये z डैश है, क्लियर, ये यहाँ पर क्या है ये z डैश निकाल रहा हूँ, z डैश है, क्लियर। तो ये z डैश जो निकला हुआ है वो कितना निकल गया है 7 प्लस का 5i, मतलब सेंटर के हमारे क्या निकल गया, कोऑर्डिनेट निकल के आ गया 7,5। अब दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी थी, तो दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस मॉड z निकालना है, ठीक है ना। दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या निकालनी है, ऑर्डिनेट से निकालनी होती है तो उसको मॉड z बोलते हैं। दो पॉइंट के बीच की क्या निकालेंगे 7 माइनस का 6 x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर रूट के अंदर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर रूट के अंदर। जब मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ वैल्यू कितनी आएगी, रेडियस कितनी आएगी √2, क्लियर। तो ये हमारा एक m1 तरीका हो गया क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब हम देखते हैं बाय ज्योमेट्री दूसरा तरीका m2 तरीका। चलिए अब इसका m2 मेथड देखते हैं, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन का m2 मेथड देखते हैं। m2 मेथड वही क्वेश्चन क्या कि कोऑर्डिनेट दिए गए थे हमें, एक सर्कल लिया गया है जिसके एक पॉइंट कितना है 6,4, 6 प्लस 4i बोला था, हमेशा बोला डिनोमिनेटर कहाँ पे आना चाहिए इधर पे, और न्यूमरेटर कहाँ पे आना चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ कितना हो जाएगा 8 प्लस 8,4। अब बाय ज्योमेट्री देखते हैं इसको, ठीक है ना। बाय ज्योमेट्री देख रहे हैं और ये मान लीजिए मैंने कोई कोऑर्डिनेट प्लेन बना दिया, क्लियर, मैंने कोई कोऑर्डिनेट प्लेन बना दिया। अब देखिए इधर से लेके इधर तक के बीच में ये कोई फिक्स पॉइंट है, तो ये कॉर्ड होगा, कॉर्ड होगा, ये कॉर्ड है। अच्छा इसका मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, x1 प्लस x2/2 मतलब 8 प्लस 6/2, 8 6 और कितना होगा 14, 14/2 मतलब यहाँ पे मिड पॉइंट कितना आया इसका 7, और 4 प्लस 4 8, 8/2 मतलब 4, तो इसका मिड पॉइंट हमें समझ में आ गया, ये हो गया, ठीक है। अच्छा अब बात आती है इसकी सेंटर की, ठीक है ना, सेंटर की, तो सेंटर से भी ये चीज मिला सकते हैं, ठीक है। अच्छा तो अब
हमें निकालना क्या था क्वेश्चन में कि ट्रायंगल हमारा क्या बना, ये बना क्या है सर्कल, ये सेंटर है, ये ए है, ये बी है, ठीक है ना। अगर सेंटर से मैं किसी भी परपेंडिकुलर डालूंगा कॉर्ड पर तो वो कॉर्ड को दो भागों में बांट देती है, ठीक है ना। कॉर्ड को दो भागों में बांट देती है, ठीक है ना। परपेंडिकुलर डाला है मैंने ये, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। हमें यहाँ से क्या निकालना था, सेंटर निकालना था, और सेंटर निकालना है और रेडियस निकालना है क्वेश्चन की। क्या निकालना है क्वेश्चन की, सेंटर और रेडियस निकालना है। तो अब देखिए कि अगर मैं यहाँ पर क्या लगाता हूँ, अगर इस देखिए यहाँ पर ये कितनी वैल्यू है 6 वैल्यू है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक x की वैल्यू कहाँ तक आई है 6 आई, और ये वैल्यू कितनी है 7 है, यहाँ वैल्यू कितनी है 7 है। तो इन इतनी बीच की डिस्टेंस कितनी होगी 1 होगी, तो इतनी लेंथ मुझे समझ में आ गई कि ये क्या है 1 है, इतनी लेंथ क्या आ गई ये 1 है, क्लियर। अच्छा अगर ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो इसके सामने के एंगल इसके सामने के एंगल की साइड बराबर होगी, तो ये भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, क्लियर। अब 1045 मुझे पता है। अच्छा अब मुझे निकालना है OA, अगर मुझे OA निकालना है तो OA क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या होता है परपेंडिकुलर, रूट के अंदर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो रूट की वैल्यू इसकी वैल्यू कितनी आएगी √2, समझ में आ गया। रेडियस कितनी निकल गया था हमारे √2। अब देखिए यहां से यहां तक की हाइट कितनी है 4 है, इधर भी कितनी है 4 है, इधर भी कितनी है 4 है, और यहां से एक डिस्टेंस ऊपर जाएंगे तो यहां कितनी हाइट हो जाएगी 5 हो जाएगी, ठीक है ना 5 हो जाएगी। और यहां से लेके 5 से डिस्टेंस कहां तक है 7, तो यहां पर कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 7। तो मतलब इस पॉइंट का सेंटर कितना होगा 7,5 और रेडियस कितनी होगी √2। तो हमने ये क्या क्वेश्चन किया कि हमने बाय ज्योमेट्री ये पूरा क्वेश्चन कर दिया, हमने सेंटर में निकाल दिया और रेडियस में निकाल दिया। और लास्ट अभी हमने पहले इसके पहले क्या किया, हमने रोटेशनल थ्योरम के थ्रू हमने क्वेश्चन का आंसर निकाला, क्लियर। हमने रोटेशनल थ्योरम के थ्रू का आंसर निकाला और हमने बाय ज्योमेट्री भी निकाल लिया, क्लियर। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है क्या, रोटेशनल थ्योरम से रिलेटेड इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या कहता है, किस तरीके से इक्विलेटरल ट्रायंगल की इक्वेशन निकलती है वो देख लेते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल इन कॉम्प्लेक्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल इन कॉम्प्लेक्स। अच्छा देखिए अगर मैंने यहां पर कोई डायग्राम बनाया जिसकी कोऑर्डिनेट Z1 Z2 Z3 है, ठीक है ना। अगर Z1 Z2 Z3 है तो ये हमारा क्या होगा Z1 माइनस का Z2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा Z3 माइनस का Z1, और ये क्या हो जाएगा Z3 माइनस का Z2। इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड तो तीनों साइड क्या होंगी आपस में बराबर होंगी, है ना, आपस में क्या होंगी बराबर होंगी, और तीनों का एंगल कितना होगा 60 डिग्री होगा, यहाँ भी 60 होगा और यहाँ भी 60 होगा, क्लियर। अच्छा अगर मैं क्या करूं कि मैं दोनों फाइनल को इनिशियल की तरफ लेके आ जाऊं, फाइनल को बाय में कॉम्प्लेक्स मेथड रोटेशनल थ्रू, मैं रोटेशनल थ्योरम का एप्लीकेशन करा रहा हूं, एप्लीकेशन ऑफ रोटेशनल थ्योरम का एप्लीकेशन करा रहा हूं। तो यहाँ पे देखिए Z1 माइनस का Z2 इक्वल टू, अगर मैं इसको मैं Z1 माइनस का Z2 हाँ Z1 माइनस का Z2 फाइनल, अगर मैं इस साइड लेके आऊंगा तो एंगल का लफज अंदर आएगा क्या, हाँ फाइनल यूनिट वेक्टर है। चलिए एंगल देख लेते हैं, इधर से इधर जाएंगे ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो यहाँ क्या लिखे हम Z3 माइनस का Z2 लिखे हैं, Z3 माइनस का Z2 इक्वल टू Z1 माइनस का Z2 माइनस का Z2 इनटू 6 π/3, ठीक है ना, cos π/3 प्लस i sin π/3। अगर जब मैं इसको पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं तो मुझे इक्वेशन बाय सॉल्विंग इक्वेशन क्या मिलती है, हमें इक्वेशन मिलती है Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर। इसको क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, ठीक है,
और माइनस का Z1 Z2 माइनस का Z2 Z3 माइनस का Z3 Z1 इक्वल टू 0। हमें ये इक्वेशन मिलती है तो हम समझ जाते हैं क्या कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल की इक्वेशन है। क्या है ये? इक्विलैटरल ट्रायंगल की इक्वेशन है। क्लियर? अगर ये इक्वल टू 0 आ रहा है पूरा कंप्लीट करने के बाद में, तो ये क्या है? ये क्या बनाएंगे? तीनों पॉइंट्स क्या बनाएंगे? हमारे इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएंगे। क्लियर? अब इसी पे डिपेंडेंट एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, एंगल का ध्यान रखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव और क्लॉकवाइज डायरेक्शन नेगेटिव। ठीक है ना? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन देखिए, ऑरिजिन इफ ऑरिजिन एंड रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। क्वेश्चन क्या है? इफ ऑरिजिन एंड रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या दी गई है? अल्फा सॉरी जेड स्क्वायर प्लस अल्फा जेड प्लस बीटा इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दी गई है। ठीक है ना? ये इक्वेशन दी गई है। तो इसके रूट्स कैसे निकालेंगे? इसके रूट्स कैसे निकालेंगे? तो हमने क्या रूट्स निकाले? अल्फा बीटा Z1 और Z2 ने दो रूट्स मान लिए। आपने दो अगर रूट्स माने तो सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना? सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, और बाय धराचार मेथड भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना? तो बाय धराचार मैंने अगर मेथड निकाला तो मुझे रूट्स क्या मिलेगा? Z इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 1 इंटू बीटा अपॉन 2 इंटू 1। क्लियर? हमें z की वैल्यू क्या मिली? हमें यहाँ से दो रूट्स मिल रहे हैं। ठीक है ना? यहाँ से हमें दो रूट्स मिलेंगे। अब दोनों रूट्स जो मिलेंगे वो क्या हो जाएंगे? हमारे Z1 एंड Z2। हमें दो रूट्स मिलेंगे वो क्या हो जाएंगे? Z1 एंड Z2। तो पहला रूट Z1 क्या मिलेगा हमें? माइनस अल्फा प्लस रूट के अंदर अल्फा स्क्वायर माइनस 4 बीटा अपॉन 2, और दूसरा रूट क्या मिलेगा हमें? माइनस अल्फा माइनस का अल्फा स्क्वायर माइनस 4 बीटा अपॉन 2। ये हमें Z1 हमें ऑरिजिन दिया था, Z1 दिया था, Z2 दिया था। ऑरिजिन के रूट्स कितने होंगे? 0,0 होंगे, और ये हमें रूट्स दे दिए गए। ये हमें क्या मिल गए? हमें दोनों रूट्स मिल गए। क्लियर? अच्छा, अब हमें Z1 Z2 Z3 सभी के रूट्स मिल गए, और सभी के रूट्स में अब हमें करना क्या है? हमें सिर्फ उस इक्वेशन में रखना है। क्या? और क्वेश्चन में बोला गया था ये तीनों ये इक्वेशन के दोनों रूट्स और ऑरिजिन ये क्या बना रहे हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहे हैं। तो हमें अल्फा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी थी। फॉर्म इक्विलैटरल ट्रायंगल देन अल्फा स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी है। क्लियर? तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होती है? बताया था अभी, Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर माइनस Z1 इंटू Z2 माइनस Z2 इंटू Z3 और माइनस का Z3 Z1। ठीक है ना? ये समझ में आया? अब इसी में क्या रखना है? वैल्यू रखनी है। ठीक है ना? अगर मैं वैल्यू रखता हूं तो अब देखिए Z3 वैल्यू क्या है? Z3 की वैल्यू क्या है? 0 है। अब Z3 की वैल्यू 0 तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, और ये अपने आप को इसको भी 0 कर देगा और इसको भी 0 कर देगा। क्लियर? अब बचेगा हमारे पास क्या? Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर माइनस का Z1 Z2, ये बचेगा हमारे पास। अच्छा, और Z1 और Z2 ये पूरा अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है वो दिया गया तो ये इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है ना? तो Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर इक्वल टू Z1 Z2। क्लियर? अच्छा, अब Z1 Z2, अब इसका क्या करना है? इसको मुझे किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है? Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर इक्वल टू Z1 प्लस Z2 आ रहा है। ठीक है ना? ओके। अगर मैं करूं क्या? मैं 2 का अगर एक मिनट Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर करूंगा तो वो कितना निकल के आएगा? Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2 ये आता है। और Z1 और Z2 का स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी गई है? Z1 Z2।
इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, Z1 Z2 निकाली अभी हमने, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी टोटल समेशन करने पर 3Z1 Z2। तो अब हमें पता करना है Z1 और Z2 ये आपस में अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, Z1 और Z2 दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना था, C अपॉन E मतलब बीटा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स Z1 और Z2, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स Z1 Z2 इक्वल टू बीटा अपॉन 1, तो बीटा की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा हमारा 3 बीटा। लेकिन हमें निकालना क्या है, अल्फा स्क्वायर के टर्म्स में निकालना है, ठीक है ना, अल्फा स्क्वायर। तो Z1 प्लस Z2 कितना होता है, सॉरी Z1 प्लस Z2 कितना होता है माइनस का अल्फा। Z1 प्लस Z2 कितना होता है उसमें माइनस का अल्फा, हाँ। तो Z1 प्लस Z2 इधर की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का अल्फा, तो इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना आएगा अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 3 बीटा, कितनी आई 3 बीटा। तो ये क्वेश्चन ये समझ में आ गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल से रिलेटेड हुआ है, वो कंप्लीट करेंगे। रोटेशनल थ्योरम खत्म हो चुकी है, ठीक है ना।